फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति इतिहास की वो प्रमुख घटना है जिसने सारे विश्व को प्रभावित किया, क्योंकि यह विश्व इतिहास की वो पहली घटना थी जिसने राजशाही यानी मोनार्की को हिंसात्मक तरीके से खत्म कर दिया और अपने ही राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इस आंदोलन में कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था जिसकी आंख की लपटें रशिया सहित कई देशों तक जा पहुंची थी। तो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस एक वर्ल्ड पावर था, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। ये दोनों ही देश विश्व भर में अपनी कॉलोनियां बनाते जा रहे थे, नए नए देशों को गुलाम बनाते जा रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के राजा लुईस 14 ने पेरिस से कुछ दूर एक महल का निर्माण कराया जिसे वर्साइल पैलेस के नाम से जाना जाता है। और यह पैलेस इतना भव्य था कि राजा पहले तो यहाँ सिर्फ शिकार के लिए आता था, लेकिन बाद में वो यहीं बस गया और उसने अपने साथ इस पैलेस में अपने सभी प्रमुख दरबारियों को भी यहीं बसा लिया, क्योंकि यह पैलेस काफ़ी बड़ा था। इस पैलेस से राजा को दो फायदे हुए। पहला तो यह है कि पूरे यूरोप में इस पैलेस की भव्यता की बातें फैलने लगी। दूसरी यह है कि सारे दरबारी अब राजा के साथ रहने लगे। तो राजा इन दरबारियों को मौज मस्ती और शिकार में उलझा दिया ताकि कोई भी विद्रोह की सोचे तक नहीं। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। वो इस तरह से आप समझिए कि जैसे आज हमारे समाज में कोई सामान्य व्यक्ति एक ऊंचे दर्जे की शादी करवाता है, वो इसलिए कि समाज में उसका नाम हो, इसलिए वो बेहिसाब पैसा भी खर्च करता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति को झटका लगता है। वही इस राजा के साथ भी हुआ। उसने पैलेस बनवाने में काफ़ी बेहिसाब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शाही खजाना खाली होने लगा। दूसरा कारण यह था कि इस पैलेस के कारण वो अपनी प्रजा से दूर हो गया, जिसके कारण लोगों का वो दुख समझ नहीं पाया। और इसका परिणाम यह था कि लोगों के मन में राजा के खिलाफ द्वेष उत्पन्न शुरू होने लगा। लेकिन अब तक भी फ्रांस एक मजबूत देश था, क्योंकि फ्रांस द्वारा कब्जा किए गए देशों से बेहिसाब पैसा आता था। लेकिन उन दिनों ब्रिटेन और फ्रांस में आम झड़पें होना भी सामान्य बातें थी, जिसके कारण 1756 से 1763 तक चले 7 ईयर्स वार के दौरान फ्रांस ब्रिटेन से इस युद्ध में हार गया। 7 ईयर्स ऑफ वॉर को कई सारे इतिहासकार आज भी दुनिया का पहला विश्व युद्ध मानते हैं, क्योंकि इस युद्ध में विश्व में स्थित ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनियों के बीच में भी युद्ध हुआ था, जिनमें अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देश भी शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस यह युद्ध हार गया, जिसके कारण फ्रांस की कई कॉलोनियां अब ब्रिटेन के कब्जे में चली गई। अब यहाँ से फ्रांस की जो मेन इनकम का सोर्स था वो अब खत्म हो गया और धीरे धीरे फ्रांस का खजाना भी खाली होने लगा। हार किसी भी देश के लिए बर्दाश्त की चीज नहीं है। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के आम लोगों ने राजा को निशाना बनाया। लेकिन अब तक भी फ्रांस में राजा को देवता के रूप में ही पूजा जाता था, क्योंकि उस समय सारे यूरोप में यही धारणा थी कि जो राजा होता है वो ऊपर वाले का ही दूत है। लेकिन अब तक यह धारणा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुकी थी। ऊपर से राजा ने एक और उल्टा काम किया। वो यह है कि अपने पोते यानी जो बाद में लुईस 16 के नाम से राजा बनता है, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से करवा दी। इससे लोग और नाराज हो गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि 7 ईयर्स ऑफ वॉर में फ्रांस की हार का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया ही था और राजा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को हमारी रानी बना रहा है। लुईस 14 के बाद लुईस 15 राजा बनता है और इसने विलासिता की सारी हदें ही पार कर दी थी। बस दिन भर शराब, शबाब और शिकार, इस राजा का बस यही उद्देश्य था, जिसके कारण अब लोगों के मन में राजा के खिलाफ द्वेष और बढ़ने लगा। हालांकि लुईस 15 को यह एहसास हो गया था कि फ्रांस में प्रलय आने वाला है, जिसके बाद अंत में लुईस 16 1774 को फ्रांस का राजा बनता है। एक ऐसे राज्य का राजा जिसका खजाना खाली था, जिसकी प्रजा दुखी थी। ऊपर से राजा की रानी वही जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैरी एंटोनेट, उसकी फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी। इतनी कि एक दिन में वो हर 2 घंटे में अपने कपड़े बदलती थी और हर समय के लिए उसके पास अलग अलग जेवर थे। ऊपर से वो जुआ भी बहुत खेलती थी। यहाँ तक कि जब एक बार फ्रांस में भूखमरी फैली तो एक एक रोटी के लिए लड़ाई होती थी। तो इस रानी का यह कहना था कि लोग रोटी के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो उन्हें केक खाना चाहिए। अब जब उन बेचारों को रोटी नसीब नहीं हो रही है तो बेचारे केक कहाँ से खाएंगे। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी आते थे जिनके पास देश की लगभग 20% जमीनें थी और ये राजा के निर्णय पर भी अपना प्रभाव रखते थे। यहाँ तक कि राजा के अलावा ये भी अपना खुद का टैक्स लोगों से वसूलते थे धर्म के नाम पर, जिसे टाइथ टैक्स भी कहा गया है। ऊपर से इन लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं था। पादरी वर्ग भी 2 गुटों में बटा था, एक उच्च स्तर के पादरी तो दूसरे निम्न स्तर के पादरी। निम्न स्तर के पादरी गरीब थे, साथ ही ईमानदार भी थे और यही निम्न स्तर के पादरी बाद में राजा के खिलाफ क्रांति में भी शामिल हुए थे थर्ड स्टेट के साथ। दूसरा है सेकंड स्टेट। इसमें अमीर लोग आते थे, साथ ही सरकारी ओहदों पर स्थापित बड़े बड़े लोग। ये किसानों और आम लोगों से राजा के लिए टैक्स वसूलते थे।
तीसरा है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में वो सारी आम जनता आती थी जिसमें गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे और पूरे फ्रांस में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी और इन्हीं से ही टैक्स वसूला जाता था और इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार भी होते थे क्योंकि इन्हीं पर चर्च, जमींदार और राजा अपने अलग अलग टैक्स वसूलते थे। ऊपर से भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था क्योंकि राजा तो इनसे दूर ही अपने पैलेस में शाही जीवन बिता रहा था, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऊपर से लुई 16 ने वो काम किया जो उसके राज्य पर बहुत भारी पड़ा। अपने दादा का, बाप का, सबका बदला लेगा आपको, यानी लुई 16 ने बदले की भावना से ब्रिटेन को मजा चखाने के लिए अमेरिका की आज़ादी के उद्देश्य से जॉर्ज वॉशिंगटन की सहायता के लिए अपनी आर्मी भेजी और साथ ही आर्थिक सहयोग भी दिया। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन को अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा। ब्रिटेन यहाँ हार गया और लुई 16 ने अपने दादा और बाप का बदला ले लिया, लेकिन हुआ उल्टा। इस युद्ध में जो बचा हुआ फ्रांस का खजाना था वो भी कम हो गया। अब खजाने को भरने के लिए और भी टैक्स बढ़ा दिए गए, जिसके कारण थर्ड स्टेट के लोगों की जिंदगियां और कठिन होने लगी। तब फ्रांस में ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए कि जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अब फ्रांस में साफ सुथरे कपड़े पहनने पर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिससे बचने के लिए लोग फटे पुराने कपड़े पहनने लगे। इसी दौरान फ्रांस में फिलोसोफर की किताबें भी लोगों तक फैलने लगी, जिनमें मॉन्टेस्क्यू की लिखी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना की। साथ ही इन्होंने लिखा कि फ्रांस की सरकार निरंकुश सरकार है तथा उन्हें इंग्लैंड की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। इसी समय महान फिलोसोफर वॉल्टेयर ने भी अपनी किताब लेटन ऑफ द इंग्लिश के द्वारा फ्रांसीसी सरकार की बुराइयां की और चर्च के ऊपर भी सवाल उठाए। इनके अलावा रूसो ने भी अपनी किताब एमिली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट व रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है तो फिर उस पर किसी भी राजा या सरकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये सारी किताबें सरकार के खिलाफ थी, इसलिए सरकार ने इन किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण यह किताबें और फेमस हो गई। उस समय थर्ड स्टेट के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो पढ़ना लिखना जानते थे वो जोर जोर से चौराहों और दुकानों पर लोगों के सामने किताबें पढ़ते थे, जिससे आसपास के लोग उन्हें ध्यान से सुनते भी थे। नतीजा यह हुआ कि उस समय जो धारणा थी कि राजा ऊपर वाले का दूत है, लोग उस समय यही समझते थे। यह धारणा अब लोगों के मन से समाप्त होने लगी। ऊपर से फ्रांस में अकाल का वह समय जब फ्रांस में अकाल पड़ा, या यूं कह लें कि ओले पड़े, जिसका नतीजा यह हुआ कि फसलें खड़े खड़े नष्ट हो गई। इस तरह से फ्रांस की हालत अब बद से बदतर हो गई। इसलिए फ्रांस में इस इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए एक बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को। यह एक तरह की सुपर पार्लियामेंट थी, जिनमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के मेंबर शामिल थे। राजा के फाइनेंस मिनिस्टर नेकर द्वारा यह सभा बुलाई गई थी, लेकिन इस पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं था क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एक साथ मिलकर बहुमत पा लेते थे और बहुमत हमेशा इन्हीं के साथ होता था। इसलिए अब की बार थर्ड स्टेट ने मांग रखी थी कि सभी के अलग अलग एक एक वोट गिने जाएं, लेकिन राजा नहीं माना। लेकिन थर्ड स्टेट के सदस्य नहीं माने और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इसलिए थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, लेकिन राजा ने मेन हॉल का दरवाजा इनके लिए बंद करवा दिया ताकि ये अंदर ना आए, जिसके कारण ये थर्ड स्टेट के सभी मेंबर पास ही टेनिस कोर्ट में चले गए। जो थर्ड स्टेट के निम्न स्तर के पादरी थे वो भी इन्हीं के साथ आ गए। साथ ही सेकंड स्टेट के कुछ उदारवादी लोग थे, वो भी थर्ड स्टेट के साथ आ गए। अब इन थर्ड स्टेट के मेंबरों ने राजा के सामने यह मांग रखी कि वो इस नेशनल असेंबली को तब तक भंग नहीं करेंगे जब तक कि एक नया संविधान नहीं बनता। अब इसका असर यह हुआ कि जब यह खबर पूरे फ्रांस में फैली तो लोगों ने नेशनल असेंबली का साथ दिया और जगह जगह किसानों ने, मजदूरों ने विद्रोह शुरू कर दिए। भूखमरी की हालत तो इतनी खराब थी कि लोग रोटियों के लिए तो पहले से ही लड़ रहे थे। इसलिए अब लोगों ने दुकानों को भी लूटना शुरू कर दिया। धनी लोगों के घर लूटे जाने लगे क्योंकि इन क्रांतिकारियों की आड़ में अब छोटे मोटे डाकू और चोर भी लूटपाट मचा रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजा को अपनी आर्मी को पेरिस बुलाना पड़ा। अब लोगों में दहशत का माहौल था क्योंकि आर्मी जो आने वाली थी, इसलिए किसी ज्ञानचंद ने लोगों को राय दी कि आर्मी से मुकाबले के लिए हमारे पास हथियार होना जरूरी है और हमें हथियार मिलेंगे वास्टिल के किले से, जो कि उस समय एक जेल थी। यह किला 14वीं सेंचुरी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुए 100 वर्षीय युद्ध के दौरान बनवाया गया था, जो कि अब एक जेल था और उस जेल के गवर्नर थे बर्नार्ड रेने, जिनके साथ लगभग 80 सैनिक भी मौजूद थे और इनमें ज़्यादातर सैनिक रिटायर्ड थे। इसलिए अब 14 जुलाई की सुबह सुबह लोग अब किले के सामने इकट्ठा होने लगे। हालांकि क्रांतिकारियों की संख्या तो इतनी नहीं थी, लेकिन तमाशा देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसलिए गवर्नर इस भीड़ को देखकर डर गया।
हालांकि किला इतना मजबूत था कि इसके दरवाजे पार करना आसान नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर गवर्नर ने अपने सिपाहियों को गोली न चलाने का आदेश दिया। वो आम लोगों पर तोपें नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए लोग अब किले में घुस गए और सिपाहियों को मारने लगे। यहाँ तक कि गवर्नर को भी घोड़े के पीछे बांधकर पूरे शहर में घसीटा गया और उस बेचारे की मौत हो गई। लोगों ने जो 6 कैदी जेल में थे इन्हें रिहा करवा दिया और किले को लूटकर उस किले को पूरी तरह तोड़ दिया, यहाँ तक कि एक एक पत्थर को निकालकर बाजार में बेच दिया। इस तरह से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अगर लुईस 16 चाहता तो उसी समय आर्मी की मदद से इन क्रांतियों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाना चाहता था, लेकिन फिर भी राजा ने इस क्रांति को और भड़काया ही। उसने फाइनेंस मिनिस्टर नेकर को बर्खास्त कर दिया, जिसे थर्ड स्टेट के लोग अपना समर्थक मानते थे, क्योंकि नेकर भी यही चाहता था कि टैक्स तीनों वर्गों में बराबर बटे। परिणाम यह हुआ कि लोग अब और भड़कने लगे। इसके बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली द्वारा 4 अगस्त 1790 को रात भर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, जिसमें नए कानून बनाकर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी अब से फ्रांस में सभी लोगों के पास समान अधिकार होंगे, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह होंगे। तथा 26 अगस्त 1790 को संविधान सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें सभी अधिकार समान हैं। अब से हर नागरिक को संपत्ति रखने का अधिकार है। इस सभा ने चर्च की संपत्तियों को जब्त कर लिया और चर्च यानी पादरी के पावर को समाप्त कर दिया। संविधान का निर्माण किया गया, जिसे राजा ने अपनी मंजूरी दी, क्योंकि राजा के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब राजा के पास किसी भी देश से ना तो युद्ध के अधिकार थे और ना ही संधि के। साथ ही वोटिंग राइट्स के अधिकारों की भी घोषणा की गई, जिनमें लोगों को 2 भागों में बांटा गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन यानी वो लोग जिनकी उम्र 24 साल से ज़्यादा है और वो जो कम से कम 3 दिवसीय मजदूरी के बराबर टैक्स दे रहे हैं, इन्हें वोटिंग का अधिकार था। लेकिन पैसिव सिटीजन, जिनमें महिलाएं और स्लेव शामिल थे, इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। अब जो एक्टिव सिटीजन थे, जिन्हें वोट का अधिकार था, उनकी संख्या लगभग 4 मिलियन थी और इन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते थे उन्हें इलेक्टोर्स कहा गया और इन्हीं इलेक्टोर्स में से नेशनल असेंबली के सदस्य चुने जाते थे। और नेशनल असेंबली में सदस्यों की संख्या 745 होती थी। इन्हीं सदस्यों में से निकलकर मिनिस्टर चुने जाते थे। लेकिन राजा अब सिर्फ नाम का रह गया था, क्योंकि अब उसकी पावर सीमित कर दी गई थी। लेकिन फिर भी अभी तक राजा का कुछ तो अस्तित्व था, कुछ तो सम्मान था, लेकिन राजा ने इसे भी खुद ही समाप्त कर दिया। दरअसल राजा अपना पावर फिर से वापस चाहता था, इसलिए अब उनके पास पावर में वापस आने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था कि ऑस्ट्रिया के राजा यानी उनके साले साहब उनकी मदद के लिए आर्मी भेजे। लेकिन पता नहीं कैसे यह सीक्रेट प्लान नेशनल असेंबली तक चला गया और नेशनल असेंबली ने यह तय किया कि अब ऑस्ट्रिया और प्रेशिया पर हमला करके वहाँ भी क्रांति लाएंगे और वहाँ से भी मोनार्की को खत्म कर देंगे। और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर अप्रैल 1792 में युद्ध की शुरुआत कर दी। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस इस युद्ध में हार गया और ऑस्ट्रिया के राजा ने ऐलान किया कि फ्रांस के लोग अब अपने राजा का कहना नहीं मानेंगे, तो हम फ्रांस पर कब्जा करके राजा को फिर से सिंहासन पर बिठा देंगे। नतीजा यह हुआ कि अब फ्रांस के लोगों को लगने लगा कि फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध में हमारे राजा ने ही ऑस्ट्रिया की मदद की है, इसी कारण हम इस युद्ध में हारे हैं। इसी बीच राजा ने एक बार फ्रांस से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन राजा नहीं भाग पाया था और ऑस्ट्रिया की सीमा पर राजा को पकड़ लिया गया था और उसे वापस पेरिस भेज दिया गया था, जिससे लोग अब राजा से और ज्यादा नाराज हो गए थे। अब विद्रोह और बढ़ने लगे, जिसके कारण महिलाओं सहित हजारों लोगों ने वर्साइल पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। घबराया हुआ राजा और उसका परिवार नेशनल असेंबली के पास गए और उनसे शरण मांगी। नेशनल असेंबली ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि संविधान से राजा की पावर को पूरी तरह से खत्म करने का, क्योंकि राजा ने फ्रांस के खिलाफ ऑस्ट्रिया और प्रुशिया की मदद की है। इसलिए जो नेशनल असेंबली के भंग होने के पश्चात लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, इसमें भी काफी मतभेद थे, क्योंकि जो अध्यक्ष के दाहिने हाथ यानी कि राइट में बैठे थे वो राइट विंग के सदस्य यानी दक्षिण पंथी कहलाए, और जो राजतंत्र के समर्थक थे जो बाईं ओर बैठे थे यानी कि लेफ्ट में बैठे थे वो लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी कहलाए। और यही वामपंथी परिवर्तन चाहते थे और ये भी 2 गुटों में बटे थे, जीरोदिस्ट और दूसरा जैकोबियन। तो इस कारण से लेजिस्लेटिव असेंबली को भी भंग कर दिया गया और यह तय किया गया कि अब फिर से नए संविधान को बनाया जाएगा।
21 सितंबर को नेशनल कन्वेंशन का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबियन और जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे, इनका लोगों का पर प्रभाव ज़्यादा था। जैकोबियन के प्रमुख लीडर थे रॉबेस्पियर, जबकि जीरोदिस्ट ग्रुप की प्रमुख लीडर थी मैडम रोला। इन दोनों ग्रुपों का एक ही लक्ष्य था, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस की स्थापना करना। अब यहाँ फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी थी, क्योंकि इस क्रांति के खिलाफ सारे देश अब एकजुट हो रहे थे। हॉलैंड, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन देशों में घबराहट थी कि कहीं ये क्रांति हमारे देश तक ना पहुंच जाए। ऊपर से 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसलिए अब इन सभी देशों को लगने लगा था कि कहीं ये फ्रांस की क्रांति उनके देशों तक ना पहुंच जाए और फ्रांस की ये नई सरकार इन देशों पर कब्जा ना कर ले। इसलिए अब ये देश सभी एकजुट हो गए, जिसके बाद फ्रांस की सेना हारने लगी। जिसके बाद नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजा को मृत्युदंड की सजा भी दी गई, जिसका जीरोदिस्तो ग्रुप ने विरोध किया, जबकि जैकोबियंस का मत था कि राजा को मृत्युदंड दिया जाए। अब जैकोबियंस ग्रुप का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए जनवरी 1793 को राजा को मृत्युदंड दे दिया गया। अब युद्ध के कारण फ्रांस में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। कीमतें बढ़ रही थी, जगह जगह लूटपाट आम बातें थी। इसी का फायदा उठाते हुए जैकोबियन ग्रुप ने पेरिस की भीड़ और कम्युनियन की सहायता से नेशनल कन्वेंशन पर हमला कर दिया और सत्ता पर अधिकार जमा लिया, और इस तरह से फ्रांस में रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के राज्य की शुरुआत हो गई। रॉबेस्पियर एक डिक्टेटर के रूप में सामने आया। अब वो चुन चुन कर लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। रॉबेस्पियर फिलोसोफर रूसो की विचारधारा से प्रभावित था। सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी किसी पर शक हो तो उसे गिलोटिन के माध्यम से उसका सर काट दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर आपने गलती से यह कह दिया कि आज फ्रांस का मौसम खराब है तो भी आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि रॉबेस्पियर ने रानी तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी फिजूल खर्ची और देशद्रोह के आरोप लगाए गए और अंत में रानी को भी मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन रॉबेस्पियर ने एक दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल रॉबेस्पियर ने एक दिन यह घोषणा की कि उसने गद्दारों की एक लंबी सूची तैयार की है, अब उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन रॉबेस्पियर ने उन लोगों के नाम नहीं बताए, जिसके कारण तमाम सहकारी ओहदों के लोगों में भय फैल गया कि क्या पता कल किसका नंबर आने वाला है। इसलिए उल्टा लोगों ने ही रॉबेस्पियर को कैद कर लिया और उसे जुलाई 1494 में मृत्युदंड दे दिया गया। उसके साथ ही फ्रांस में आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। रॉबेस्पियर के खत्म होने के बाद पावर चली गई जीरोडियंस के हाथों में तथा इन्होंने जैकोबियंस ग्रुप पर बैन लगा दिया। लेकिन जीरोडियंस भी ज़्यादा दिनों तक सत्ता संभाल नहीं पाए तथा 1795 में एक नई सरकार का गठन हुआ, जिसे डायरेक्टरी रूल कहा गया, तथा इन्होंने फिर से नए संविधान की स्थापना की, जिसमें अब कहा गया कि वही लोग वोट कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब तक फ्रांसीसी सेनाओं ने कम्युनिज्म वार में इटली, ऑस्ट्रिया को हरा दिया था और फ्रांस को एक नया हीरो मिल गया था, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने डायरेक्टरी रूल को सत्ता से हटा करके अपनी नई सरकार का गठन किया, द कॉन्सुलेट। तथा 5 साल के बाद नेपोलियन ने कौंसल का सिस्टम खत्म कर दिया और अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। नेपोलियन अब लोगों की आंखों का तारा बन चुका था। नेपोलियन अब तक लोगों की आंखों का तारा बन चुका था, क्योंकि फ्रांस इतनी मुश्किलों में फंसा था, फिर भी फ्रांस की आर्मी ने इन सभी देशों की सेनाओं को हरा दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो यहीं समाप्त होता है।